नमस्कार भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका एक नए एपिसोड में। आज बात करने वाले हैं ऑपरेशन एंटेबे। इसकी जितनी तारीफ की जाए मेरे भाई कम है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ यार, प्लानिंग कैसे की गई होगी, कैसे सोचा इन्होंने कि हम 4000 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे, अपने लोगों को बचाएंगे और फिर वापस चले आएंगे। तो कभी कभी सोचता हूँ यार, इनका थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे ये लोग सोचते हैं। जो दुनिया में मतलब कि कोई जो बड़े से बड़ा जासूसी राइटर होगा, जो फ़िल्म राइटर होगा, वो भी ऐसी रेड सोच नहीं सकता था। सोचिए, 4000 किलोमीटर जाना। ऐसा नहीं है कि चारों तरफ जो इज़राइल के जो दुश्मन जो कंट्री है वो इसकी फ्रेंड है। नहीं भाई, इज़राइल को मारने का कोई मौका नहीं छोड़ता। इज़राइल मुस्लिमों के बीच में यहूदी देश है, सब इसे खार खाए हुए हैं। अब समझिए कि 4000 किलोमीटर, अब आप देख लीजिए, युगांडा टू इज़राइल, इज़राइल टू युगांडा 4908 किलोमीटर की जर्नी है। एक तरफा रास्ता है। यदि किसी ने भी, अब आप प्लेन लेकर निकले यहाँ से, मान लीजिए इजिप्ट ने डिटेक्ट कर लिया, सऊदी अरब ने डिटेक्ट कर लिया, सूडान ने डिटेक्ट कर लिया, इथोपिया ने डिटेक्ट कर लिया, युगांडा ने डिटेक्ट कर लिया, किसी ने भी यदि हल्का सा डिटेक्ट कर लिया, तो जो एयर टू एयर मिसाइलें होती हैं, तो आई एम सॉरी, सरफेस टू एयर जो मिसाइलें होती हैं, सैम मिसाइलें, क्योंकि ये किसी फाइटर जेट से तो गए नहीं थे, ये गए थे बोइंग जो एयरक्राफ्ट होते हैं। ये कहाँ पर है, मैं आपको दिखा दूँ। इस एयरक्राफ्ट से गए थे, ये यहाँ पे है, उसका मैंने भी देखा था। कहाँ है भाई, ये है, ये एयरक्राफ्ट है, बोइंग कुछ है, ये कहाँ पे है, ये एयरक्राफ्ट है, मिलिट्री एयरक्राफ्ट है, लेकिन फाइटर जेट की तुलना में ये कम मनूवर कर सकते हैं मेरे भाई। ये माल लादने वाला, माल ढोने वाला एयरक्राफ्ट है। इसमें भी फ्लेयर्स वगैरह होते हैं, लेकिन जो एयरक्राफ्ट है वो उनकी मनूवेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो इधर उधर ज़्यादा जा सकते हैं। यदि किसी ने भी हल्का सा भी इन्हें डिटेक्ट किया होता तो इनके मारे जाना तय था बीच रास्ते में। अब ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए और आपने कांड कर दिया, उसके बाद आप आराम से आइए। नहीं मेरे भाई, कभी भी यदि किसी ने, देशों में से किसी ने भी रीडिटेक्ट कर लिया होता, सऊदी अरेबिया ऐसा नहीं है कि कोई कमज़ोर कंट्री है, उसके पास भी रसिया का दिया हुआ, अमेरिका का दिया हुआ बढ़िया बढ़िया, यमन ने भी डिटेक्ट कर लिया होता, किसी ने भी यदि डिटेक्ट किया होता तो खेल वहीं पे खत्म हो जाता। सोचिए कैसे इन्होंने प्लान बनाया, वो भी इतने भयंकर माहौल में, 4 से 5 दिन के अंदर। रूट देख लेते हैं। 4908 किलोमीटर का इजराइल टू युगांडा रूट है। अब समझिए 4000 किलोमीटर जाना और आना। वो तो नैरोबी ने, केन्या की जो राजधानी है नैरोबी में ये उतरे थे। यहाँ पे इन्होंने रिफ्यूलिंग की थी, क्योंकि नैरोबी केन्या का और युगांडा का कुछ आपस में डिस्प्यूट चल रहा था। ये जियो पॉलिटिक्स है, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। तो ऐसे ही इन दोनों का डिस्प्यूट था। अब इन्होंने देखा भाई इसको नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है हमको मजा मिलेगा, चलो भाई आओ, तुमको इजाजत देते हैं, यहाँ से रिफ्यूल करो, जाओ युगांडा में अपने साथियों को छुड़ाओ और वापस चले जाओ, फिर फ्यूल की जरूरत पड़े तो ऐसे इस्तेमाल करो। देखिए, इजराइल ने बहुत सोच समझ के मतलब रूट तय किया था कि किस रूट से उनको जाना है। देखिए, जो इंटरनेट पे उपलब्ध है वो है ये रूट। मतलब उन्होंने यहाँ से आए और रेड सी पार करते हुए सीधा मतलब नैरोबी पहुंचे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने ये रूट लिया होगा। हमें लगता है कि उन्होंने इजराइल से उड़े, रेड सी में होते हुए, एकदम 100 मीटर से भी कम की ऊंचाई पर सभी विमान उड़ते हैं, और यहाँ धीरे 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 गल्फ ऑफ एडन पार करते हुए यहाँ पर समुद्र में आते हैं, अरेबियन सी में, और यहाँ से धीरे 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 ये सीधा जो है केन्या में एंटर कर जाते हैं। केन्या में एंटर किया, नैरोबी में। और ये सबसे सेफ रूट है, आप खुद देखिए, सबसे अच्छा रूट यही है। यदि मुझे जाना होता तो मैं इथोपिया क्यों जाता भाई, इथोपिया हो सकता है हमें डिटेक्ट कर लेता, लेकिन नहीं, हम समुद्र सीधा पकड़ेंगे, गल्फ ऑफ एडन पार करते हुए यहाँ पे केन्या आएंगे। यही रूट इन्होंने लिया होगा जहाँ तक मुझे याद है, मुझे लगता है। ये इंटरनेट पे जो जानकारी है ये सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये रूट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अड़चन पैदा करता, लेकिन जो रूट मैं बता रहा हूँ ये रूट बहुत आसान है। मतलब डिटेक्शन के भी कम चांस है, क्योंकि जो मेन रडार और सर्विलांस होते हैं वो मेन लैंड पर होते हैं।
अब समुद्र में इतने ज़्यादा सर्विलांस के चांस रडार वगैरह स्टेशन नहीं होते हैं, और तब पुरानी टेक्नोलॉजी भी थी तो मुश्किल है। तो उन्होंने यही रूट लिया होगा, गल्फ ऑफ एडन वाला, सोमालिया के किनारे होते हुए नैरोबी आ गए होंगे। नैरोबी इन्होंने रिफिलिंग की और युगांडा में पहुंच गए। तो कहानी क्या थी? कहानी तो आप जानते होंगे, कई लोगों ने बताया है, तो मैं भी थोड़ा सा बता देता हूँ। कहानी ये हुई कि एयर फ्रांस का एक जेट था, जिसमें इजरायली यात्री, कुछ फ्रांसीसी या कुछ अन्य देशों के लोग भी बैठे हुए थे। तो इजराइल से निकला किसी थर्ड कंट्री में, जो फलस्तीन के जो आतंकवादी थे साले, वो चढ़ गए और उन्होंने हाईजैक किया और हाईजैक करके सीधा युगांडा लेकर आए। वो चाहते तो सभी दुश्मन कंट्री थी, वो सऊदी अरेबिया में रुक जाते, इजिप्ट में रुक जाते, सूडान में रुक जाते, इथियोपिया में रुक जाते, लेकिन वहाँ उनको डर था कि यार हो सकता है कि इजरायली हम पर हमला कर दें और हमें मार डालें, अपने लोगों को छुड़ा लें। तो उन्होंने कहा भाई चलो एकदम 4000 किलोमीटर दूर चलते हैं। और उस समय जो सरकार थी युगांडा में, वो इस आदमी की थी जो तानाशाह था एक तरह से। कहाँ है भाई? ये आदमी ईदी अमीन नाम था। काफी क्रूर तानाशाह था। अफवाह तो ये थी कि ये साला मतलब इंसान की मांस भी मतलब आदमखोर था। अभी अफवाह है या क्या है, इस पर तो हम नहीं जाएंगे भाई, ये तो पुरानी बातें हैं। लेकिन ये अफवाह थी कि ये आदमखोर है और बहुत ही क्रूर तानाशाह है। इतना क्रूर तानाशाह था, यदि किसी ने इसे बुरी खबर दी तो उसका मरना तय होता था। इसलिए जब इजरायलियों ने अपने लोगों को छुड़ा कर लेके चले गए तो किसी ने 12 घंटे तक इसे फोन करके बताया ही नहीं, क्योंकि जो बताता मेरे भाई उसका मरना तय था। तो आए, और आए बोइंग जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट में इस तरह से, क्योंकि जो ईदी अमीन था वो ब्लैक कलर की मर्सिडीज गाड़ी का प्रयोग करता था। मर्सिडीज जो होती है पुराने जमाने की, मर्सिडीज बेंज जो कार थी, उससे वो चला करता था। तो इजरायलियों ने क्या किया कि पहले भूमिका बनाया। उन लोगों ने क्या किया कि इंटेबे पर लेकर आए युगांडा में। वो युगांडा में लेकर आए और अब देखिए कि जो युगांडा का जो तानाशाह है वो खुद आतंकवादियों से मिलने जाता है, पहली बार मिलने जाता है, और उनकी प्रोटेक्शन में समझ लीजिए कि सैनिक मतलब अपने कमांडोज लगाता है कि भाई इनको कुछ होने न पाए, ये हमारे मेहमान हैं, इनको पूरी फैसिलिटी मतलब दी जा रही थी। और पहले युगांडा जो है वो इजराइल का दोस्त हुआ करता था, लेकिन कोई डील वगैरह नहीं हो पाई, शायद यही उसको खार था। बाद में उसकी दुश्मनी हो गई, वरना युगांडा से इजराइल से बहुत गहरी दोस्ती थी ईदी अमीन की। लेकिन कोई फाइटर जेट की डील को लेकर इन लोगों में मतभेद हो गया था, इसीलिए वो इसे बदला लेना चाहता था, और काफी बदला लेने का अच्छा मौका भी हो गया। इजराइल की बहुत बदनामी भी होने का चांस था भाई, और इसी को लेकर वो उनको मतलब ब्लैकमेल भी करना चाहता था कि भाई छोड़ देंगे, छुड़वा देंगे, ठीक है, लेकिन ये फाइटर जेट अपना मुझे दे दो। मेन उसका प्लान देखिए यही था ईदी अमीन का, इसीलिए, वरना क्यों कोई मतलब फजीहत पालेगा। अब शुरू के 3-4 दिन तो मतलब सब नेगोशिएशन वगैरह होती रही, परमिशन मांगी गई कि भाई मेरे सरहद मटकल को वहाँ पे जाने दो, लेकिन युगांडा भाई वो तो खुद उनसे मिला हुआ था, तो क्यों परमिशन देता। जो डिप्लोमेटिक जो बैकडोर डिप्लोमेसी होती है वो तो चलती ही रहती है, बैकग्राउंड में काम करती है। और इजरायलियों ने क्या किया कि इन्हें बातचीत में उलझाए रखो और इधर कमांडो ऑपरेशन की तैयारी भी करो। इन्होंने बातचीत में उलझाए रखा 3 से 4 दिन तक। इस बीच इन्होंने एक गलती ये कर दी कि जो ज्यूस जो थे और जो यूरोपियन फ्रांस वगैरह के जो नागरिक थे उनको उन्होंने छोड़ दिया। जो ज्यूस नागरिक थे उनको एक कमरे में बंद करके, या इससे काफी नाराज हो गए। इजराइल को अब तो कुछ न कुछ करना था, क्योंकि ये खबर बाहर निकल गई, इजराइल की बदनामी होने लगी कि ये तो हमारे साथ वही हो रहा है जो हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 के समय किया था। और इजरायली नाराज हो गए कि नहीं भाई अब इनको मारना ही मारना है, भले डील हो चाहे ना हो, सॉरी, अब इन्हें मारना ही मारना है। तो बात होती रहती है बैकडोर डिप्लोमेसी पे, और ये अपने जो रेड है, रेड की तैयारी करते रहते हैं कि चलो भाई रेड कर देंगे, चाहे जैसे करेंगे, रेड तो करके रहेंगे।
तो बाकी वगैरह तैयारी सब होती रहती है और ये लोग निकलते हैं यहाँ से, इजराइल से। और ज़मीन से और जो नक्शा वगैरह था ये सब आपको पता ही होगा कि इसमें रॉक रिसर्च एनालिसिस विंग की भी काफ़ी ज़्यादा भूमिका थी, क्योंकि जो एंटेबे का जो हवाई अड्डा था वो भले ही इजरायली ने बनाया था, लेकिन ये जानकारी उनको रॉ से ही मिली थी, क्योंकि उस समय युगांडा से और इंडिया के संबंध बहुत ज़्यादा मधुर थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन इस तानाशाह ने क्या किया कि इसमें युगांडा में जितने भी भारतीय रह रहे थे उसको इसने भगा दिया। तो भारत भी इससे काफ़ी नाराज़ चल रहा था, क्योंकि ये तो डिक्टेटर था भाई, इसे जो मन में आता तो ये करता था। इसने युगांडा में हजारों भारतीयों को निकाल दिया, मतलब अल्टीमेटम दे दिया कि इससे पहले तुम निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। सब निकल के भाग के इंडिया आ गए। इंडिया वाले बहुत परेशान हो गए। तो इन्होंने भी कहा कि भाई अच्छा मौका है बेटा, तुमसे बदला तो लेकर रहेंगे। तो इन्होंने इजराइल से को पूरी जानकारी शेयर कर दी। और ये फैक्ट है, इसमें सच्चाई है, क्योंकि ये जो सारी जानकारी वगैरह थी वहाँ की, उसमें रॉ की भी बहुत ज़्यादा भूमिका थी। हमारे जो इंडिया का जो रिसर्च एनालिसिस विंग है उसकी भी बहुत ज़्यादा भूमिका थी जानकारी। तो ये निकले वहाँ से और ये रूट लिया उन्होंने जो मैंने अभी बताया था। यह एक रेड सी में और 100 मीटर से काफ़ी नीचे, ताकि रडार पकड़ न सके। धीरे 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 गल्फ ऑफ एडन होते हुए यहाँ से केन्या। एक रूट तो ये है कि इन्होंने यहाँ से आया सीधा इथियोपिया युगांडा, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है। इतना रिस्क क्यों लेंगे जब इधर से आ सकते हैं। सोमालिया बहुत कमज़ोर देश है, इसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। तो ये रूट काफ़ी आसान था, यहाँ से सीधा केन्या में घुस जाते, नैरोबी में रिफ्यूल किया, युगांडा पहुँचे। तो इनका प्लान क्या था? इनका प्लान ये था मेरे भाई कि जो ईदी अमीन है वो गया हुआ था साउथ अफ्रीका, कोई मतलब कॉन्फ्रेंस करने को लेकर। शायद म्यांमार गया हुआ था या कहाँ, कोई कॉन्फ्रेंस के लेकर गया हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा छलावा करो कि जब हमारी एयरक्राफ्ट लैंड करेंगी उसमें से काली मर्सिडीज निकाल दो, तो जो सैनिक है वहाँ के उनको लगेगा कि भाई ये तो ईदी अमीन वापस आ गया है। और वो मतलब कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, हमें समय मिल पाएगा, हमारे पास सरप्राइज एलिमेंट होगा, हम तुरंत अटैक करके वापस निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ गलती हो गई इजराइल से, क्योंकि जो ईदी अमीन था उसने काली मर्सिडीज छोड़कर सफ़ेद मर्सिडीज जो है यूज करना शुरू कर दी थी। कुछ दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले उसने अपनी मर्सिडीज बदल दी। वो काफ़ी शौकीन मिजाज था, वो बदलता रहता था अपनी गाड़ियाँ। तो ये बात उन सैनिकों को पता थी। इजरायलियों ये भुलावे में थे कि भाई वो अभी भी काली मर्सिडीज का ही प्रयोग कर रहा होगा। उन्होंने काली मर्सिडीज निकाली और जो सैनिक थे उनको शक हो जाता है कि नहीं ये तो कोई चाल है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो कार्यक्रम शुरू हो ही गया था। जो गार्ड थे उन्होंने साइलेंसर लगे हुए पिस्टल का इस्तेमाल किया। जो भी गार्ड थे उनको न्यूट्रलाइज किया, आगे बढ़े और अंदर घुसे, हिब्रू में बात किया, कोई स्मोक गन वगैरह फेंका था। और उसके बाद सभी आतंकवादियों को एक एक करके मारा। और देखिए सरप्राइज एलिमेंट बहुत ज़रूरी है। आपके पास कितनी भी सेना हो, जब अचानक हमला होता है ना, तो सैनिक भी इंसान है, वो घबरा जाते हैं पहले। तो यही हुआ, उन्होंने अचानक हमला किया तो जो युगांडा के जो कमांडोज थे वो घबरा गए, आधे तो भाग गए, आधो जो बचे थे वो अपने ही गोलियों का शिकार हुए। ज़्यादातर कुछ को इजराइल कमांडो ने भी मारा, बहुतों को। और उन्होंने अटैक किया और जितने भी आतंकवादी थे मारे गए। सभी जो लोग थे, उनके नागरिक थे, उनको बचाया, वापस लेकर आए। और वहाँ पे मिग 21 कुछ एयरक्राफ्ट भी, फाइटर एयरक्राफ्ट भी वहाँ पे खड़े हुए थे उसी ऑपरेशन के समय, मतलब उसी हवाई अड्डे पे उनका बेस बना हुआ था। जब इजरायली कमांडो ने देखा कि भाई यहाँ तो इतने एयरक्राफ्ट हैं, मतलब मिग 21 है, तो हो सकता है यदि हम टेक ऑफ करें तो ये लोग हमारे पीछे पड़ जाएंगे, तब तो हमें मार ही डालेंगे। उन्होंने क्या किया था, C4 बम का इस्तेमाल करके जितने भी वहाँ पे मिग 21 खड़े थे उनको बर्बाद कर दिया उसने। और आराम से ऑपरेशन ख़त्म किया और फिर वापस आ गए।
धीरे से यही रूट पकड़ा, नैरोबी से होते हैं सोमालिया के अल्फापेडन, धीरे से इजराइल में प्रवेश कर गए। बहुत ही कमाल का ऑपरेशन भाई लोगों, इसके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता किसी देश के इस तरह की खतरनाक ऑपरेशन था। ये समझ लीजिए कि हर कोई इजराइल नहीं बन सकता मेरे भाई, क्योंकि इनका कल्चर ही ऐसा है ना, ये देश के खिलाफ मतलब कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते। राष्ट्रहित इनके लिए सर्वोपरि है, उसके बाद यदि किसी से संबंध बिगड़ते हैं तो बिगड़ने दो। कोई नाराज होता है तो नाराज होने दो, हमारी तरफ नहीं भैया फलाने देश से नाराज हो जाएगा या उसको तकलीफ हो जाएगी, ऐसा नहीं। वो अपना राष्ट्र हित देखते हैं, हमारा हित सध रहा है ठीक है, उसके बाद कोई नाराज होता है आता है, ये तो फिर भाई व्यवहार है। आज नाराज है कल खुश हो जाएगा, तो इसकी परवाह नहीं करते, वो बस अपनी नागरिकों की हिफाजत चाहते हैं। वही उन्होंने किया, एक दबंग ऑपरेशन किया, 4000 किलोमीटर गए, युगांडा में गए, अपने सैनिकों को छुड़ाया, अपने अपने नागरिकों को छुड़ाया और वापस आ गए। एकदम कमाल का ऑपरेशन। इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा और ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, यदि आप लाइक करेंगे तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।